मिट्टी में आसमान से आए हुए हम, आज सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमान रोहित जी चौधरी एज ए डीवाईएसपी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक बार जोरदार तालियां ले रही हाथों को हवा में। मैं विद्यार्थी परिवार का लारा साहब का इन सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को बुलाया और बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। मैंने जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी 5वीं तक की, वो डेगाना तहसील में सिरासना गाँव जहाँ मेरा ननियाल है, वहाँ से मैंने पहले से 5वीं तक की पढ़ाई की। फिर मैं समझता हूँ कि मेरे जो जीवन में, जैसे कि मैं ये जो RS की, अभी तो आप शायद इतना जानते नहीं होंगे सिविल सेवाओं के बारे में, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि ये जो है आप ग्रेजुएशन करने के बाद ये परीक्षाएं दे सकते हैं और 3-4 साल में एक बार वैकेंसी आती है और 500-600 पोस्ट आती है। और उसमें बहुत ही वेटरन लोग जो 3-3, 4-4 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, उनका सिलेक्शन, वो लोग भी उसमें भाग लेते हैं। तो जब तैयारी शुरू करते हैं ये वाली, तो सब लोग यही बोलते हैं कि इसमें अभी कहाँ सिलेक्शन होगा, अभी तो इसमें इतने विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, इतने पुराने लोग बैठे हैं, तुम जैसे नयों का कैसे नंबर आएगा। और उसमें मैंने 2016 में 12वीं की, 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, 2020 में कोरोना था और 21 में वैकेंसी आ गई थी और 21 वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन था पहले ही प्रयास में। 70वीं रैंक से पूरे राजस्थान में 70वीं रैंक से मेरा चयन हुआ और पहले ही प्रयास में। और ये पहले प्रयास में इतने बड़े कंपटीशन में, जहाँ राजस्थान के सारे जो इंटेलिजेंट लोग जो अलग अलग भर्तियों में चयन हो जाते हैं, कोई टीचर बन जाता है, कोई फर्स्ट ग्रेड बन जाता है, सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस वैकेंसी में। राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे सुप्रीम सर्विस जिसको बोल सकते हैं, वो है। और उसमें अगर मेरा पहले प्रयास में चयन हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा जो मेरा रोल है वो स्कूलिंग का, विद्यालय का। आपकी अगर स्कूलिंग अच्छी है तो आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये मैं बता देता हूँ कि आपसे मैं ये अपेक्षा करूँ बच्चों से कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं, मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करूँगा। और बच्चों का इंटरेस्ट, मेरा भी, अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो घर वाले तो बोलते हैं कि ये बच्चा ठेठ से होशियार था, पहले से होशियार था, इसका तो होना ही था। मेरे को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई में मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता। पढ़ाई कोई मज़ा आने वाली चीज़ नहीं। पेरेंट्स तो मेरे बोलते हैं कि नहीं, इसको पढ़ाई में पहले से इंटरेस्ट था। ये पढ़ाई में मैं सर को भी बताना चाहूँ, सर भी मेरे से बात कर रहे थे कि अब वो ठोकने करने का सिस्टम तो रहा नहीं बच्चों के। मैं क्यों नहीं रहा? बच्चे मन से नहीं पढ़ सकते। मैं तो नहीं पढ़ सकता था। मैं जो पढ़ाई की है, मान लो, तो मैंने मेरे पेरेंट्स के डर से ही की। मुझे पापा, जो मुझे पता था कि नंबर कम आएंगे, पापा झूठ बढ़ाएंगे, तो उसी डर से मैंने तो पढ़ाई की। और मेरे तो टीचर्स भी, सर, मेरे पापा ने तो उस टाइम भी हमारे तो ये मारने वाला सिस्टम कम हो गया था। हमारे वाला जब जनरेशन आई ना, तो ये मारने वाला कम हो गया था। लेकिन मेरे पापा ने स्कूल में स्पेशल बोल रखा था कि मेरी तरफ से खुली छूट है, एकदम खुली छूट है, जितना मारना है मारो, जितना पनिशमेंट देना है। अगर नंबर कम आता है, अगर इनडिसिप्लिन है। और हमें तो बहुत बुरा लगता था, ये कैसे पापा है अपने यार, एक ही टाबर और उसको ऐसे कि भाई टीचर से अलग मारना, घर पे और अलग। और उस टाइम मुझे और के निपट इंटरेस्ट कहाँ से इंटरेस्ट आए, तो मैंने तो इंटरेस्ट में पढ़ाई नहीं की। और मुझे जहाँ तक, मैं आजकल के बच्चों को, और मेरे उस ज़माने में, मेरे मतलब जिस टाइम मेरे बैचमेट्स थे, उनको भी मैं जानता हूँ कि जो टॉपर्स थे, जो पढ़ाई करते थे, कोई भी मन से पढ़ाई नहीं करता था। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल वाले बच्चे हैं, हाँ, ये RS वाली तैयारी जरूर मन से की, तब तक अपनी मेच्योरिटी आ जाती है। लेकिन अपने 10th 12th वाले बच्चों से अपेक्षा करें मेच्योरिटी की, तो ये नहीं करनी चाहिए। इसमें स्कूल का ही रोल है। इसमें मैं तो टीचर्स को कड़क होना चाहिए। और जितने भी ये मेरे शिक्षक साथी सुन रहे हैं, एक सीमित सीमा में आपको पनिशमेंट का सहारा लेना है। आपको लगता है कि बच्चे मन से पढ़ लेंगे, मन से पढ़ने वाले नहीं है। ये आपने भी देख लिया होगा कि मन से कितने पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड, पुरस्कार, ये दो बड़े शस्त्र है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सर से भी मेरा निवेदन है कि आप बच्चों के पेरेंट्स को जब भी एडमिशन करने आए तो स्पेशल बोलें कि साहब, हम तो यहाँ पर अगर गलती करेगा बच्चा तो हम पनिशमेंट देंगे। एक सीमित मात्रा में बच्चों को पनिशमेंट देंगे और हर एक रिपोर्ट आपको पेरेंट्स तक पहुँचाए। आप इस भ्रम में रह जाते हैं कि नहीं नहीं, सब जो पढ़ने वाला वो अपने मन से पढ़ेगा, मन से कोई नहीं पढ़ने वाला। तो मैंने तो मेरे जो साथी देखे वो सारे घर वालों के डर से, और मैं खुद घर वालों के डर से पढ़ के आया हूँ। तो ये बात आप सारी शिक्षक ध्यान रखें और बच्चों की निरंतर जो रिपोर्ट है वो पेरेंट्स तक पहुँचाएं कि सब आपका बच्चा यहाँ कमज़ोर है पढ़ाई में, किंतु परंतु फिर भी चला लें। लेकिन अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन हो रहा है, 9 से 12 तक का बच्चा कोई भी इनडिसिप्लिन करता है, वो बिल्कुल ही सहन नहीं करना। बच्चों के लिए जरूर कठोर होगा, मेरे को गालियाँ दे रहे होंगे, लेकिन मैं इनके लिए ही बता रहा हूँ। और आपको जब ये बच्चे सक्सेस हो जाएंगे तो आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे। आज मैं मेरे स्कूल के टीचर्स को हमेशा सुबह उठते थैंक यू बोलता हूँ
कि यार वो कितने समझदार थे जो उन्होंने उस समय मेरे को इतना, और उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं बताऊँ ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन सारे शिक्षकों का बदला लूंगा जिन्होंने मेरे को मारा पीटा है, उन सब का ऐसा मुझे लगता था जब मुझे बाहर खड़ा करते थे, जब वो मुझे डंडे मारते थे या मेरे पेरेंट्स को कॉल करते थे। 10 बार मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुला रखा है, और जब वो बुलाते तब मुझे लगता था कि एक बार मैं 12वीं पास कर लूँ इस स्कूल से, फिर बताता हूँ इनको दगे के। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तब आपको एहसास होता है, जब आपके अच्छे परसेंटेज बनते हैं, जब आप जीवन में कुछ करते हो, तब आपको अपने आप समझ में आती है कि वाह यार वो टीचर कितने शानदार थे। और मुझे तो और भी लगता है कि यार उनको और ज़्यादा मेरे को पनिशमेंट देना चाहिए, तो हो सकता है मैं यूपी से निकाल लेता। तो पेरेंट्स का भी आज आभारी रहता हूँ कि यार उनको सही समय में उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, वो मेरी हर एक चीज़ से अपडेट रहते थे। तो ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि बच्चों पे आप विशेष ध्यान देवे। 9 से 8 तक तो चलो बच्चे हैं, इनको तो अपन संभाल सकते हैं, लेकिन 9 से 12 बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन की लाइन पकड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे टीचर्स का दायित्व है कि क्लास में से जो भी बच्चे हैं, वो बच्चों की भी गलती नहीं, उम्र की गलती होती है, संगति की गलती होती है, तो आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें। टॉपर्स को तो अपन आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि जो कॉलर ऊपर कर रहे हैं, थोड़े से रंग दिखा रहे हैं, तो उनके पर वहीं काटे जाने चाहिए। उनको गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं जाने दें। उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब आपका बच्चा गलत लाइन पे। स्कूल में अगर कोई बच्चा बिगड़ता है, किसी भी गलत संगति में जाता है, मेरे को संपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की है। बच्चे की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा बिल्कुल समझदार नहीं है, ये पूरी स्कूल के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि उन्होंने उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा। तो आपकी अपनी इस मयूर स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा इनडिसिप्लिन कर ले, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये मुझे बहुत अच्छा नवाचार लगा स्कूल का। मैंने ऐसा नवाचार अभी तक मैं खूब सारे स्कूलों में खूब सारे बच्चों से रूबरू हुआ हूँ। ऐसा नवाचार मैंने नहीं देखा कि मासिक टेस्ट में भी बच्चों को इस प्रकार पुरस्कार दिया जा रहा है, इस प्रकार रिवार्ड दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बच्चों को मोटिवेशन, पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं चाहूँगा आप सबसे, आप इतनी मेहनत करें कि खूब सारे रिवार्ड्स, खूब सारे पुरस्कार आप यहाँ से लेके जाएं। अपनी सारी जो फीस है उससे डबल आप इनसे वसूल के जाएं। आपका एक भी रुपया सर के पास बचना नहीं चाहिए। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैंने जो फीस दी है उससे डबल जो है मैं सर से वसूल के जाऊंगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें सर का भला कर रहे हो। आप सर का भला अपन को नहीं करना है, अपन को पढ़ाई करके सर से सब कुछ वापस वसूल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। 10th और 12th का सर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं सर को बताना चाहूँगा, आप 9th और 11th के बच्चों को भी उससे ज़्यादा ध्यान 9th और 11th के बच्चों पे दें। 10th और 12th में अपन बंद जाते हैं, टीचर्स भी बन जाते हैं, सब रिजल्ट रखना है, बच्चों के परसेंटेज बनवाने हैं, क्योंकि आगे कॉलेज में एडमिशन हो, आगे करियर हो। 10th 12th के परसेंटेज काम रखते हैं, मायने रखते हैं। तो 10th 12th में बच्चे जो टीचर्स है वो भी सिलेबस में बन जाते हैं, सिलेबस से आगे जाते नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए। अपने पास सीमित समय होता है, अपन को बच्चों के परसेंटेज अच्छे करवाने होते हैं, रिजल्ट अच्छा करना होता है, तो अपन उस किताब में बन जाते हैं। लेकिन 9th और 12th में अपने पास बहुत स्कोप होता है। ये मैं टीचर्स के लिए विशेष रूप से बताना चाहूँगा। 9th और 11th में अपने पास बहुत स्कोप होता है। इसमें अपन बच्चों के मानसिक विकास कर सकते हैं। इसमें बच्चों को आप जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करें। जो आगे 10th में जो कॉन्सेप्ट कौन से आने वाले हैं, जो 9th और 11th में जो कॉन्सेप्ट है, अपन को केवल यहाँ के रिजल्ट से ये नहीं देखना कि 9th और 11th में इतना सिलेबस है। मैं बता रहा हूँ, मैंने आरएस की तैयारी की, 9th 10th 11th 12th से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे अभी भी आप मेरे को आरएस के पेपर देखोगे, भाई सबसे बड़ी सर्विस राजस्थान में आरएस की, आप आरएस के पेपर देखोगे ना, मेंस के भी, तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे 9th 10th 11th 12th में है। आप देख लेना, भले चाहे अभी का पेपर देख लेना, 2024 का, 23 का, 21 का, कोई भी पेपर देख लेना, टीचर्स को तो पता भी होगा सारी की सारी चीज़ें जो है वो कौन सी है, 9th 10th 11th 12th। और इवन आप कोचिंग्स के जो टॉपर्स है उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो वो भी यही बोलते हैं कि आप 9th से 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लो, आप एनसीईआरटीज और आरबीसी पढ़ लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अभी तो अपने पास मौका है, अपने तो सिलेबस में यही लग रही है। तो 9th और 11th वाले बच्चों से, 9th और 11th में जो भी बच्चे हैं, वहाँ के टीचर से मेरा स्पेशल अनुरोध रहेगा कि आप इन बच्चों को उस जो कॉन्सेप्ट की गहराई बहुत सीरियसली समझाएं। 9th और 11th को बिल्कुल हल्के में नहीं लें। इसमें आप बच्चों को इतना अच्छा बेस तैयार कर सकते हो, जीवन भर बच्चे आपके ऋणी रहेंगे। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करो। आप अभी 6 मूल अधिकार पूछोगे तो बच्चे बता देंगे सब ये मूल अधिकार है, लेकिन उनका एक्चुअल मतलब क्या है, कि मूल अधिकार होते क्या है, इनसे क्या फायदा होता है, क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य, क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री होता कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन अपने सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एसडीएम क्या होता है। ये बच्चे नाम सुन लेते हैं एसडीएम आरपीएस, लेकिन होते क्या एक्चुअल में, इनका क्या काम होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सचिव क्या होता है।
जो भी जिस फैकल्टी में अगर साइंस के बच्चे हैं तो इनको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें, और ये सबसे अच्छा मौका होता है 9th और 11th। तो ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि 9th और 11th वाले बच्चों को आप है जो किताबों से भी बाहर भी जो वास्तव में उस कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करें। इसमें आपको ज़्यादा रटवाने का फोकस, याद करवाने पे ज़्यादा फोकस ना करके बच्चों को समझाने पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। इसके अलावा एक में ये भी शायद हो सकता है आपका ये नवाचार होगा, लेकिन 10th और 12th में अपन ये लागू नहीं कर सकते। 9th और 11th वाले बच्चों के लिए MCQ वाले टेस्ट भी आप लागू करें। अभी से बच्चों को OMR की प्रैक्टिस करवाएं। चल रही है 11th में, 9th वाले बच्चों के साथ भी ये करें, अभी से उनको OMR वाली प्रैक्टिस करवाएं। जैसे 9th और 11th में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए तो उनके अभी से प्रैक्टिस आप करवाएं, ताकि आपको भी पता है, अपन को भी पता है, सारे टीचर्स को तो पता ही है कि जो आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें सब में ये OMR वाला सिस्टम रहता ही है। तो अभी से, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मेरे यही था, 9th से ही उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी OMR भरने की, MCQs कैसे सोल्व करने। तो 10th और 12th में तो अपन लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 9th और 11th में अपन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर जो होता है नेगेटिव मार्किंग अपने सिलेबस वाला ही रखना है, और प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग वाला सारा सिस्टम रखे बच्चों को, इसमें आपको तैयार करना है। इसके अलावा बेसिक मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्कूल पे लेवल पे अच्छा काम करोगे ना तो बच्चों के कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी। मैं जैसे मेरे कंपटीशन में देखता हूँ, मेरे साथ वाले बच्चों को देखता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, सिलेक्शन नहीं होता किसी चीज़ में, एकमात्र कारण है कि उनकी मैथ्स और इंग्लिश वीक है। और मैथ्स और इंग्लिश अगर आप यहाँ पे स्कूल में वीक रहेगी, मैं बता रहा हूँ कितना भी आप जोर लगाने ना, आगे आपकी कभी अच्छी नहीं होगी, कभी भी अच्छी नहीं होगी। 10th तक जिनकी अच्छी होती है, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, फिर तो वो वैसे ही इतने हो जाते हैं कि उनकी मैथ्स कभी अच्छी नहीं होती। और ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मयूर से निकला हुआ बच्चा कहीं आगे जयपुर में आगे तैयारी करे और वो बोल दे साहब मेरी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी सुनने में नहीं आना चाहिए कि मयूर के पढ़े हुए बच्चे की इंग्लिश और मैथ्स और इंग्लिश की जो भी फैकल्टी है उनसे भी मेरा स्पेशल अनुरोध रहेगा, विशेष अनुरोध रहेगा कि आप बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स इतनी अच्छी करवाएं कि जो बेसिक मैथ्स है उनमें कभी दिक्कत नहीं आए। चाहे विशेषतः जो 10th तक के जो टॉपिक्स है, अपने चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, औसत, ये जो टॉपिक है इनमें बच्चों की समझ होनी चाहिए। ट्रिक से नहीं, एक्स मान के बच्चा उस क्वेश्चन को कर सकता है कि नहीं कर सकता। कि कोई भी लाभ हानि का सवाल है, प्रतिशत का सवाल है, पूरे लॉन्ग मेथड से बच्चे को सिखाओ। 100 ट्रिक्स नहीं सिखा के एक्स मान के उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो जरूर सिखाएं बच्चे को। 8th 9th में पता चल जाता है। 8th 9th में अगर बच्चे की मैथ्स वीक हो जाती है फिर वो वीक ही रह जाती है। वहीं पे अपन को देखना कि बच्चा कहाँ समझ नहीं पा रहा है, आइडेंटिफाई करनी है उसकी मिस्टेक। जैसे ही मैं बताता हूँ, जैसे मेरे साथ मुझे पता है मेरे स्कूलिंग के एक्सपीरियंस कि जैसे ही वो इक्वेशन का चैप्टर आता है, एक्स और वाई के मान निकालने वाला जो 2 चर रैखिक समीकरण जो टॉपिक लाइक शायद 8th या 9th में लगने लग जाता है, जिसमें अपन को एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, 2 समीकरण होती है तो उसमें अपन को उसकी वैल्यू निकालनी होती है एक्स और वाई की। उसमें आते ही बच्चों के हाथ फूल जाते हैं। वहाँ वो चैप्टर जिन बच्चों को समझ में आ गया उनकी मैथ्स अच्छी हो जाती है, और वहाँ कई इंटेलिजेंट बच्चों को वो चैप्टर समझ में नहीं आता है, फिर उनकी मैथ्स वीक हो जाती है। और आपको पता है कि वो चैप्टर अगर बच्चा नहीं समझ पाया तो आगे पूरी मैथ्स में वो कहीं भी एक्स वाई के मान नहीं निकाल पाएगा और कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा। तो वहीं उस जैसे तो जो टॉपिक्स है, जैसे अपन से 8th 9th में जैसे ही a+b का होल स्क्वायर आता है या a-b का होल स्क्वायर आता है, उस टाइम बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। वो बच्चों के बहुत मुश्किल से चीज दिमाग में जाती है। तो वहां पे टीचर्स को विशेष फोकस करना है कि ये जो टॉपिक्स है इनमें बच्चों की दिक्कत नहीं आए, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है। यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे मान लो कि बच्चे 9th में ये टॉपिक लग रहे हैं, 10th में बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, उनको वापस 9th की चीजें पढ़ाएं, ये दोनों टॉपिक्स करवाएं उनको अच्छे से। और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वाले टॉपिक समझ में नहीं आए और उनको कैसे करके उन टॉपिक्स को समझाएं। और समझाने समझ में आगे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मुश्किल से समझ में आता होगा, लेकिन उन पर टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के जैसे तैसे सिंपल भाषा में उनको ये टॉपिक्स करवाएं। यहाँ ये पीछे रह जाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। वैसे इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन ये कर लेते हैं, लेकिन जैसे टेंस की बात आती है, पैसिव वॉइस की बात आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है, बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। और ना बच्चे कभी शर्म में, अपन अगर इनसे अपेक्षा करें कि बच्चे हाथ खड़ा करके पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे। अपन कितना ही बोल दें बच्चे नहीं पूछेंगे। अपन को टेस्टों के माध्यम से क्लास में खड़ा करके पूछने से पता करना है कि कौन कौन से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 10th का टॉपिक आए वहाँ पे विशेष सतर्क रह के बच्चों को, सारों को समझाना है कि भाई ये कैसे कैसे क्या मामला है, एक्चुअली इसकी बात क्या है, कब प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैथ्स और इंग्लिश का अभी आजकल सारे एग्जाम में ये दोनों रहती है, और ज़्यादातर बच्चे जीके वगैरह बच्चे बाद में भी पढ़ लेंगे, बाद में याद कर लेंगे ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मैथ्स और साइंस बाद में समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खूब सारी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। पढ़ाई 1 घंटा कम कर लोगे चल जाएगा, इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक स्कूल में हो
बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है। स्कूल में डिसिप्लिन रहोगे तो आगे अपने आप समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है डिसिप्लिन का। और आजकल एक और बात, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन वाला है, आप पेरेंट्स को स्पेशल पाबंद करें कि किसी भी बच्चे के पास 12th तक कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए। टीचर्स तो सारे सोशल मीडिया पे हैं तो उनको पता भी है कौन सा बच्चा सोशल मीडिया पे है, सबको, बच्चे भी कम नहीं है, सारे टीचर्स को ये इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, सबको पता है। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में बुलाएं, उनको स्पेशल बताएं कि साहब आपका बच्चा बिगड़ेगा तो कल को हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। किसी भी बच्चे का 12th तक किसी भी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप सोशल मीडिया पर मत आओ, बिल्कुल आना है, लेकिन 12वीं करने के बाद 12th तक अपन को किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे नहीं रहना है। फ़ोन से पढ़ाई करना ये सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूँ, झूठ है। मैं मांगू बच्चों फ़ोन पे पढ़े कि फ़ोन पढ़े, कोई फ़ोन पे पढ़ाई नहीं होती। 12th तक के बच्चों के लिए इतनी बड़ी स्कूल, इतना स्टाफ है, फ़ोन पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर्स किस लिए? तो फ़ोन का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें, मुझे पता है आप निश्चित रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। और अगली बार मैं वापस आऊँगा तो ये लाइन और लंबी होनी चाहिए पुरस्कार वाली, और सभी बच्चों की फीस वापस सर से लेकर अपन को जानी। अंत में वापस मैं पुनः सर का, पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को बुलाया और बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पर और जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए। बताइए कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि सर कह रहे थे कि सोशल मीडिया जहाँ तक हो सके वो अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए क्लास 12 तक, स्कूली शिक्षा तक। इस बात पर प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। सर ने ये बताया कि 10th और 12th के साथ साथ 9th और 11th में भी आप बेहतरीन देने का प्रयास करें। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी संकाय में फाउंडेशन सिस्टम संचालित है, तो उसमें हम कक्षा 11 में ओमआर सीट पर विथ ई ऑप्शन सबका कंटिन्यू करवा रहे हैं, चाहे बायोलॉजी में नीट हो, एग्रीकल्चर में जेट, मैथमेटिक्स में जेई और आर्ट्स में रीजनिंग जैसी क्लासें जो है वो कंटिन्यू लगा रहे हैं। इसके साथ साथ 2-3 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये प्रोग्राम करवाने के पीछे या थोड़ा आगे किस करने के पीछे केवल एक उद्देश्य था कि सर का यहाँ अभिभाषण हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शख्सियत मंच पर है जिन्होंने ढाणी से उठकर यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। लोगों का सपना होता है जहां पहुंचने का, वो पद आज इनके नीचे है। प्रयास करना आप भी। और सर ने कहा कि स्कूली शिक्षा से ही मैं हमेशा इस बात को लेकर सजग हो गया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए, कोशिश कीजिए। और मैं समस्त विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप उस मंच पर, आप उस वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं जहां पर जो भी सपना आप पालेंगे, चाहे खेलों से रिलेटेड हो, चाहे फाउंडेशन के अन्य कोर्सेज से लगाकर, चाहे 10th और 12th में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने की बात हो, हमेशा आपके लिए सजग प्रहरी बनकर कार्य करती नजर आएगी। मेरी आइए कि कहीं मान पहुंचेगा, कहीं सम्मान पहुंचेगा, जहां हम नहीं पहुंचे वहां हमारा नाम पहुंचेगा। क्योंकि कागज पर लिखा कलाम बोलता है, पहले मयूर और फिर मयूर का काम बोलता है।